अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास में बाकायदा तौर पर जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, जिसको उन्होंने शौकत फयाज अहमद तरीन साहब ने पेश किया, उसका नाम रखा गया है द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021। और इसको कहा गया कि जी टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू अमेंड सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू टैक्सेस एंड ड्यूटीज। और उसके अलावा बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी आए और उनमें ख़ास तौर पर वो रेजोल्यूशंस थे जिनमें ऑर्डिनेंस आए हुए थे अभी तक और उनको दोबारा 120 दिन के लिए एक्सटेंड करना था। और उस पर अपोजिशन ने काफ़ी आज शोर शराबा जारी रखा। जिस वक्त ये पेश हो रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी भरपूर तकरीर की और उन्होंने कहा कि आपने जो है वो स्टेट बैंक का जो बिल है वो भी पेश किया। तो स्टेट बैंक जो है वो उसमें आपने एक वॉइस राय बिठा दिया है, आईएमएफ का, एक आईएमएफ की ब्रांच बना दी है। और उन्होंने कहा कि आपने तो शीरखार बच्चों के दूध तक को भी नहीं छोड़ा और उस पर भी सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ा दिया। और क्या, कितना कमाने के लिए? तकरीबन 6 अरब रुपए उससे वो जो है कमाएंगे, इससे जो टैक्सीज उन्होंने उस पर लगाया है, सेल्स टैक्स। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस तमाम चीजों के बावजूद हुकूमत का यह कहना है कि आम आदमी की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा, जो कि हम थोड़ा सा समझने से कासिर हैं। क्योंकि आज मैं देख रहा था जो अभी तक प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट्स हैं इसमें, उसमें तो तकरीबन सारी ऐसी चीजें हैं या इनपुट्स हैं जो यहां पे तैयार होती हैं, उनके जो सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। शौकत तरीन साहब ने क्लैरिफाई किया कि ये जो है रिफंड भी हो जाएगा सेल्स टैक्स, लेकिन हमने देखा कि जब सेल्स टैक्स लग जाता है तो वो किसी भी तरह उसका जो बोझ है वो आम आदमी तक पहुंचता है। यकीनन याशी की चीज़ें, मतलब मेकअप का सामान हो गया या इंपोर्टेड चीज़ें, इंपोर्टेड सीरियल्स, इनकी तो समझ आती है, लेकिन पैक्ड मटेरियल्स जो यहाँ पे पाकिस्तान में भी बन रहे हैं उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। ज़्यादातर अशिया खोरोनोश कि जी पैकेट में अगर पैक्ड राइस है तो उसके ऊपर इतना सेल्स टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इसका तो इंपैक्ट आएगा। फिर मोबाइल फोन के हवाले से जो पहले 10% था उसको भी अब 15% करने का जो है वो कर दिया हुआ है कि जनाब इनकम टैक्स रेट जो है वो 10% से बढ़ाकर 15% जो है कर दिया गया है, जिससे तकरीबन 7 अरब रुपए का इनको मौसूलात में फायदा होगा। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और आज जो क्वेश्चन आवर की बुक, क्योंकि क्वेश्चन आवर तो हुआ तो नहीं के सेशन में, लेकिन उसमें एक सवाल था मिस शिजा फातिमा ख्वाजा का कि विल द मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स बी प्लीज टू स्टेट द अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एड रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट सिंस अगस्त 2018 एंड ऑल्सो द डिटेल्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम। इसमें यह बताया गया, मैं सारी डिटेल नहीं बताता, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगेंस्ट रिसीट ऑफ $37.857 बिलियन फॉरेन लोन्स, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेड $29.815 बिलियन as external debt servicing including principal and interest payments during August 2018 to October 2021. Thus, net inflow is only $8.042 billion in 39 months. That is $2.474 billion per year on average. इसी के नीचे उन्होंने कहा कि वेयर एज, हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, लेकिन उमर अयूब साहब माशाल्लाह क्योंकि पुराने फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं तो उनको मालूम था कि कंपैरिजन देना जरूरी है। उन्होंने कहा जी वेयर एज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुलाई 2013 टू जून 2018, 5 years of PML in government, the government of Pakistan received $49.762 billion as foreign loans and repaid $27.071 billion as debt servicing. Thus, the net inflow was $22.691 billion.
अब कंपैरिजन बड़ा ज़बरदस्त है कि 39 मंथ्स में, रिमेनिंग टाइम में अब देखें क्या करते हैं कि 8.042 बिलियन बनता है नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन लोन, और उस दौर में बना 22.691 बिलियन डॉलर, और तकरीबन ऑन एवरेज 4.538 बिलियन पर ईयर ऑन एवरेज बना। इस पर यह दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हमारे ऊपर जो इस वक्त सबसे बड़ा जो बोझ है वो कर्जों का है, और उसी की वजह से आपको आईएमएफ की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि आपने जब डेट रिटायर करना होता है तो आपके पास उतना कुशन होना चाहिए, फिर इंपोर्ट्स के लिए आपके पास डॉलर्स मौजूद होने चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद होने चाहिए, और इसी वजह से कर्जे लिए जाते हैं। और पिछली हुकूमतों ने इतने ज्यादा कर्जे लिए हुए थे जिसकी वजह से ये सारा बोझ हम पर पड़ा, और हमें फिर आईएमएफ के पास दोबारा जाना पड़ा, ताखीर भी हुई। अगले रोज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने कल कहा कि जी फौरी तौर पर गैस एक्सप्लोरेशन के लाइसेंसेस का इजरा शुरू किया जाए, और ये अब तकरीबन 3 साल के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ है, क्योंकि अगर देखी जाए तो 1995 से बहुत सारी रिपोर्ट्स एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वर्ल्ड बैंक की और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद थी कि बाय 2020 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में गैस के रिजर्व्स जो हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को सोचना चाहिए, बिजली बनाने के भी जो हैं वो भी उनको भी बढ़ाने की जरूरत है। एनर्जी रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की, उसमें भी वाज़े तौर पर यह लिखा गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को शायद जो उनके पास इतने बड़े बड़े दिमाग मौजूद थे उनके सामने से ये रिपोर्ट्स नहीं गुजरी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को ख्याल आया कि नहीं अभी तो फौरी तौर पर गैस, जबकि आज की जो सूरत हाल है कि शायद इस्लामाबाद के बेशतर इलाके में गैस है ही नहीं, ये फेडरल कैपिटल में। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, माहिर मुआशियात हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एसडीपीआई के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसके चेयरमैन ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डॉक्टर फर्रुख सलीम तजियाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब से पूछा गया आज जब वो कमेटी रूम में आ रहे थे कि अब बहुत शोर था सहाफियों का क्योंकि क्लियर नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी का भी सवाल सुने बगैर क्या जवाब दे दिया, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या उन्होंने जवाब दिया, ये जरा क्विकली सुन लें तो फिर मैं चाहूंगा कि मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊं। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खान साहब नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। मुझे पहली लाइन सुनाई नहीं दी सही, जिसपे उन्होंने ये जरा काइंडली जरा दोबारा सही जरा सुनवा दें जरा। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खान साहब नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। सही। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब से शुरू करना चाहूंगा। बाकी बातें तो चलें सियासी हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की कि हर 3 महीने बाद ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है, कल जा रही है, आज जा रही है, और 3 महीने बाद कहा जाता है कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं हुकूमत के लिए। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त कहा यह जा रहा है, अपोजिशन का ख्याल है कि दिस इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री, मिनी बजट। इज इट ट्रू? 2 सवाल हैं, एक अपने सियासी रुख के ऊपर सवाल किया है, दूसरा माशी के ऊपर। मैं माशी जो रुख है उसकी जो हकायक है वो आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, जो मिनी बजट हम कह रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की शक्ल में सामने आ रहा है, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना पेचीदा नहीं है। उसमें कोई 350 अरब के ऐसे टैक्सेस हैं जो पहले जिनमें छूट दी गई थी और अब वो छूट खत्म की जा रही। उसमें जो आइटम्स हैं उसमें अद्वियात भी हैं, उसमें दालें भी हैं, उसमें किताबें भी हैं, उसमें लैपटॉप भी हैं, उसमें अंडे हैं, उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें इंटरनेट का जो कॉस्ट आती है वो भी है, शीरखार बच्चे जो हैं उनका दूध भी है। तो जो पाकिस्तानी ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते
जो पाकिस्तानी दवाएं इस्तेमाल नहीं करते, किताबें नहीं खरीदते, अंडे इस्तेमाल नहीं करते, शीलखोर बच्चों का दूध नहीं लेते, उनके ऊपर तो ये बात दुरुस्त है कि इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो पाकिस्तानी ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं उनको ये 350 अरब रुपए का बोझ सहना पड़ेगा। ये है वो जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी और वापस ले ली गई हैं, उनके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। फिर एक कोई 250 अरब का पैकेज है जो इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये दोनों को अगर आप जमा कर लें तो तकरीबन 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ आ रहा है। पाकिस्तानी जो रहते हैं, तकरीबन 3 करोड़ खानदान है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, तो औसतन आप समझिए कि तकरीबन 20,000 रुपया फी खानदान जो है उनके ऊपर ये इजाफी बोझ आ रहा है इस मिनी बजट के नतीजे में। अभी इसमें हम वो जो बिजली की मद में बिल बढ़ रहे हैं वो जमा नहीं किए। जो पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर माहाना बढ़ाया जाएगा वो भी इस बोझ में शामिल नहीं है। सिर्फ फाइनेंस बिल जो सिर्फ मिनी बजट है उसके नतीजे में तकरीबन 600 अरब रुपए के इजाफी बोझ आ रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर। अब महंगाई की शरह जो हुकूमत हमें खुद बता रही थी नवंबर के महीने में वो तकरीबन 11.5 थी, अब दिसंबर में एक्सपेक्ट की जा रही है कि 12 साढ़े 12 के करीब आएगी। और जब ये फाइनेंस बिल का जो बोझ है इसका इम्पैक्ट सामने आ जाएगा चीजों की कीमतों में, तो मैं सोच रहा हूँ कि 12.5-13% तक महंगाई की शरह जो है वो पहुंच जाएगी। तो इससे पहले ही पाकिस्तानियों की जो है वो कमर टूट चुकी है, जो आमदन है वो बढ़ नहीं रही, वो 2018 से मुसलसल जो है वो गिर रही है। तो ये दो धारी तलवार समझ लीजिए कि एक तरफ तो आपकी आमदन गिर रही है और दूसरी तरफ जो है वो महंगाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। सही। डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, आप बहुत करीब से मामला को देखते भी रहे हैं और कहीं कहीं आप एडवाइस भी करते हैं हुकूमत को। मिनी बजट का जहां तक मुझे याद पड़ता है, डॉक्टर फर्रुख सलीम प्रॉब्ली वुड सेकंड मी, कि कोई भी गवर्नमेंट पिछले कोई 28-29 साल में मैंने ये नहीं सुना कि खुद क्लेम कर रही हो कि ये मिनी बजट है। लेकिन गवर्नमेंट क्लेम करती रही और उसकी रीजंस भी देती रही, और आज जो है बाकायदा जो है इसको द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 शौकत तरीन साहब ने पेश भी कर दिया है। अब इस पे बहस होगी, और जो स्टेट बैंक की हवाले से, ऑटोनॉमी के हवाले से जो एक्ट था उसको भी पेश किया और उसको कमेटी के पास रेफर कर दिया है कि वो मजीद उस पर डिस्कशन होगी। गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शंस मौजूद थी? कहा यह जाता है कि ज्यादातर जो ये बोझ जो अब उठाना पड़ रहा है ये बैड गवर्नेंस की वजह से है, कोई पॉलिसीज की वजह से नहीं था। योर टेक ऑन इट। जमीर, इसको मिनी बजट तो जाहिर है इसलिए कहा जा रहा है, जब भी फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट होगी उसको पार्लियामेंट में लेके जाना पड़ेगा, और जब पार्लियामेंट में लेके जाएंगे फाइनेंस बिल की अमेंडमेंट के लिए तो उसको मिनी बजट का नाम दिया जाएगा। सही। थोड़ी सी इसके कंटेक्स्ट को हमें समझने की जरूरत है, और वो ये है कि जो IMF का पिछला प्रोग्राम था वो 16 वेवर्स के साथ वाहिद प्रोग्राम था जो कंप्लीट हुआ इसहाक डार साहब के जमाने में। उससे पहले जो 20 प्रोग्राम थे जो या पाकिस्तान ने अधूरे छोड़ दिए या IMF ने उनको पाकिस्तान से मायूस होके बंद कर दिया। पिछले वाला जो था वो कंप्लीट हुआ, और उसकी कंप्लीशन में भी 16 जगह ऐसी थी जिसपे के IMF से वेवर लेना पड़ा। उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर थे। इसमें जो आज का बिल पेश हो रहा है इसकी मुआशी वजूहात अपनी जगह पे, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सारी डिस्कशन से हम मिस कर देंगे अगर हम उसको जिक्र ना करें, वो है अफगानिस्तान की सिचुएशन। अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया ने पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया स्केपगोट के तौर पे और पाकिस्तान को पनिश करने का मुतालबा किया, तो अगर आप ब्लूमबर्ग को देख लें या वाशिंगटन पोस्ट या और अखबारों के एडिटोरियल्स देख लें तो उन्होंने 2 जगह पे कहा कि जी पाकिस्तान को पनिश करें। एक तो फाटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को ग्रेजुएट ना होने दिया जाए जब तक ये तय नहीं हो जाता कि पाकिस्तान ने तालिबान की कोई मदद नहीं की थी, और दूसरा जो है कि IMF अपनी जो शराइत है उनको मनो-अन तस्लीम करवाए, यानी वेवर की कोई गुंजाइश नहीं। उससे पहले तक ये ख्याल किया जा रहा था, हमेशा IMF के साथ होता है कि आपने कुछ, उन्होंने 4 चीजें कही, आपने 2 चीजें मान ली, 2 चीजें छोड़ दी और बातचीत आगे चलती रही। इस दफा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से IMF किसी किस्म की लीनियंसी दिखाने के मूड में नहीं है। अगर आप IMF के पास नहीं जाते हैं तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो सिचुएशन बन रही है
जो बाकी इश्यूज आपके सामने हैं और IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट के बगैर जो ADB और वर्ल्ड बैंक के साथ मामला तय करना है वो मुश्किल हो जाएंगे, बल्कि शायद नामुमकिन हो जाते। और IMF की बहुत सी डिमांड में एक डिमांड जो थी वो ये थी, और जो ये 2010 में डिमांड पहली दफा लाई गई थी, अगर आपको याद हो तो उस वक्त हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने RGST इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, जिसको ट्रेडर कम्युनिटी ने, इंडस्ट्री ने बड़े बुरे तरीके से रद्द किया, अपोजिशन ने अपोज किया और उनको ये वापस लेना पड़ा। तो IMF किसी खास प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं, उनका इंटरेस्ट ये है कि जी अगर आपकी जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 17% है तो फिर क्या वजह है कि आपने 4-5 कैटेगरीज बना रखी हैं। कुछ वो हैं जिनको एग्जम्पशन है, कुछ वो हैं जिन पे रिड्यूस्ड GST है, और कुछ वो हैं जिन पे उनकी प्राइस के हिसाब से, मतलब सेल फोन जो है उस पे 3-4 ब्रैकेट्स थी GST की, अगर उसकी कीमत इतनी है तो उस पर ये टैक्स लगेगा, अगर वो महंगे वाला है तो उस पर ज्यादा GST होगा। तो IMF ने इनको यूनिफॉर्म करने का कहा। अब उस यूनिफॉर्म करने के चक्कर में जाहिर है कि बहुत सी ऐसी चीजें भी उसमें आई जो कि फारूक साहब ने ठीक फरमाया कि प्योरली आम आदमी के इस्तेमाल में है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लग्जरी आइटम है, जिसपे शायद, यानी अगर एक इम्पोर्टेड गाड़ी पे GST जैसा कि पिछले टैक्स वो बजट में गाड़ियों पे कंप्लीटली बिल्ट यूनिट पे जो रियायत दी गई, तो अब अगर मैं एक लग्जरी गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, वो उसके लिए अगर मैं 60-70-80 लाख रुपया भर रहा हूँ तो मुझे 17% GST देना पड़ रहा, तो शायद मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज जो है उसका इम्पैक्ट आता है स्टेशनरी पे, या उसका इम्पैक्ट मेरे लिए जो ज्यादा तशवीश का बायस है अद्वियात के रॉ मटेरियल के साथ, वो है आपका कंप्यूटर और टैबलेट्स। यानी कोविड के दिनों में सारी जिंदगी ऑनलाइन चल रही है, हमें नहीं पता कि ओमिक्रॉन खुदा न खास्ता अगर फैलना शुरू हो, एक दफा फिर से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो जाए, ऑनलाइन हर चीज जाना पड़े, तो कंप्यूटर पे GST लगाना जो है वो शायद जो आपकी अपर मिडिल इनकम तो उसको सहलेगी, लेकिन मिडिल इनकम अर्नर जो है, लोअर मिडिल इनकम अर्नर, अगर उनके घर में 3-4 बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए बोझ होगा। तो जाहिर है कि अब इसको इस पे डिस्कशन होगी नेशनल असेंबली में, इस पे अपोजिशन की कुछ आएंगी सजेशन, हुकूमत कुछ मानेगी कुछ मनवाएगी, तो लेट्स सी के फाइनल इसकी शक्ल क्या बनती है। अगर वैसे बिल्कुल डॉक्टर सुरैई साहब, अगर ये इसको आपने कहा कि ये फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 है, तो इसमें फिर उसी वही प्रोसीजर होगा, कट मोशंस आएंगी, और वो तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हुकूमत के लिए कि अगर एक कट मोशन भी पास हो जाती है तो वो तो फिर हुकूमत को घर जाना पड़ जाता। यही तो इस वक्त देखना है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो किस तरीके से एक आपस में मीनिंगफुल डायलॉग के जरिए इससे निकल सकते हैं। क्योंकि एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आपके पास प्लान बी नहीं है, यानी IMF ऑर्डिनेंस में कंप्लीट का इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, वो नहीं मान रहे। और सेकंड चीज ये है कि क्योंकि इस वक्त मैं और फर्क हम दोनों टेक्निकल लोग बैठे हैं, लेट्स से कि आज यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन होता तो वो हमें ज्यादा बेहतर बता सकता कि लेट मानिए कि आज PMLN की या पीपल्स पार्टी की या किसी भी और जमात की हुकूमत आ जाती है, तो क्या उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद है? क्या वो IMF के साथ मुज़ाकरा जो है वो कर सकते हैं ये सारी चीजें माने बगैर? अगर कर सकते हैं तो उनको जरूर बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए। बताएं। आज जो सारा शोर शराबा हुआ उसमें अगर वो ये भी बता देते कि नहीं जी कि प्लान क्या है, कि ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन वो शायद ज्यादा कंस्ट्रक्टिव। चलें, मेरे ख्याल में डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब के पास थोड़ी सी कोई होंगी ऑप्शन, उनसे पूछते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में, उन्होंने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फीड्स डायरेक्टली इनटू नेशनल सिक्योरिटी। PTI's tenure in government has been the worst by way of mismanaging economy and delivering poor governance. Never before have the citizens been this hopeless about their future. It has implications for national security. नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके हवाले से बाकायदा पॉलिसी भी आ गई है, और
कहा यह जाता है कि अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना हो तो नेशनल सिक्योरिटी वाकई जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो उस पर खतरात बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी एक मुआशी खुद मुख्तारी नहीं होती, आपको हाथ फैलाना पड़ता है जिसकी जो है फिर इम्प्लीकेशंस होती हैं। और अगर देखा जाए जिस तरह मैंने पहले बताया कि पिछले 5 साल में भी माशाल्लाह 2013 से जून 2018 तक काफी कर्जा लिया गया और जो है वो नेट जो इनफ्लो था उसका वो 22.691 बिलियन था, जो कि इस गवर्नमेंट का अभी तक तकरीबन जो नेट बन रहा है वो 8.042 बिलियन बन रहा है। डॉक्टर सुलेरी सॉरी मैं फरूख सलीम साहब से जानना चाहूंगा। फरूख सलीम साहब, ये शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है ये भी है, पिछले 5 साल की कारकर्दगी आज बाय नंबर्स कौमी असेंबली में पेश भी कर दिए गए हैं कि जनाब ये इन्होंने कर्जे लिए थे, लेकिन ऑपोजिशन अभी तक टोटल डिनाइल में कि जी हमारा किया धरा कुछ भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ रीजंस तो होंगी जिसकी वजह से हम इस वक्त इतने टाइट इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि कौमी सलामती और मईशत का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है और ये गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब ने अभी अमेरिका का जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका के जो जंगी हथियार हैं वो बदलते जा रहे हैं। अब वो टैंक और लड़ाका तैयारे नहीं रहे, अब वो कर्जाजात बन गए हैं, अब वो कैपिटल को किस तरह आपने निशाना बनाना है। अब आप समझिए कि माशी जंग या माली जंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है बजाय इसके कि आप टैंकों से और लड़ाका तैयारों से जंग लड़े। तो वो जंग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान उसका निशाना बन रहा है। हमारे खिलाफ एक माशी जंग और हमारे खिलाफ एक माली जंग जो है वो लड़ी जा रही है, लेकिन ये हमारी कमजोरियों के ऊपर लड़ी जाती है। देखिए, हमारी कन पट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता कि हमें जबरदस्ती लेके जाए कि आपने IMF के पास जबरदस्ती जाना है। जो हमारी माशी पॉलिसीज में कमजोरियां होती हैं, जब हम जून के महीने में हमारे वजीर खजाना साहब नेशनल असेंबली में फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि जी इस साल हमारी आमदन जो है वो 4,500 अरब की है और हमारे अखराजात 9,000 अरब के हैं, तो उस वक्त ही हम ये कह देते हैं कि जी हमने अगले साल इतनी भीख मांगने जाना है। आपने कर्जाजात का जिक्र किया, जितनी तेजी से कर्जाजात बढ़ते हैं उतना वो थ्रेट बन जाते हैं आपकी कौमी सलामती। अब आपने कंपैरिजन भी सामने रखा है। देखिए, जो पीपल्स पार्टी के 5 साल गुजरे थे 2008 से 2013 तक, जो औसतन रोजाना का कर्जा इजाफी कर्जा लिया जा रहा था वो 5 अरब रुपए रोजाना का इजाफी कर्जा था। फिर PMLN की हुकूमत आई, 2013 से 2018 तक जो औसतन इजाफी कर्जा रोजाना का लिया जा रहा था वो 5 से 8 अरब पे पहुंच गया। तो हम बड़े परेशान थे कि 8 अरब पे पहुंच गया है। अब ये 40 महीने जो PTI की हुकूमत से गुजरे हैं 2018 और 2021 के दरमियान, जो औसतन कर्जा रोजाना का इजाफी कर्जा लिया जा रहा है वो 17 अरब लिया जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी के दौरान 5 अरब रोजाना, PMLN के दौरान 8 अरब रोजाना और अब 17 अरब रोजाना का कर्जा इजाफी इकट्ठा किया जा रहा है। अब सोचिए कि 30,000 अरब का कौमी कर्जा था 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी और आज वो 50,000 अरब से तजावुज कर चुका है। यानी कि पिछले 74 साल का जो कर्जा है उसका तकरीबन 40% कर्जा हमने अभी पिछले 40 महीनों में ले लिया है। तो ये थ्रेट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं PTI की माशी पॉलिसी की, वो तो वादे तौर पे सामने है, लेकिन जो ऑपोजिशन है, चाहे वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, वो हमें कोई मुतबादिल रास्ता, मुतबादिल माशी रास्ता नहीं दिखा रही। आपने देखा कि जो शेडो कैबिनेट्स होती हैं, बरतानिया में शेडो कैबिनेट्स होती हैं, वो अपना मुतबादिल आपको हिकमत अमली बताती रहती हैं, वो तनकीद का निशाना बनाती हैं हुकूमती पॉलिसी को और साथ ही अपना मुतबादिल रास्ता बताती हैं। अब चाहे वो महंगाई का मामला है या जिस तेजी से हमारा तिजारती खसारा बढ़ रहा है, उसके कोई मुतबादिल रास्ते जो हैं वो ना तो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी ने सामने रखे हैं, ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी ने सामने रखे हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि उन दोनों पार्टी ने भी हमें कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिखाया। सही।
बिल्कुल मुतबादिल रास्ता नहीं दिखाया। डॉक्टर आबिद क्यूम सलेरी साहब, आज इसी जवाब में उमर अयूब साहब जो मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, रिटन रिप्लाई में उन्होंने कहा कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट इनहेरिटेड हिस्टोरिक हाई लेवल ऑफ डेट, जो कि एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 5.414 बिलियन पर ईयर ऑन एवरेज था। तो हमें मिसमैनेजमेंट हुई, हम इससे कम भी हो सकते थे, जिस तरह भी डॉक्टर फरूक सलीम साहब ने कहा कि पिछले 74 साल में 70 साल में इतना नहीं था कर्जा जितना हम इन 3 सालों में ले चुके हैं। कहीं पे कोई गलतियां हुई हैं हमसे, या ये हम आज फिर कोविड पर और फिर पिछली हुकूमतों पर और फिर बढ़ती हुई तेल की कीमतों पर ही इसका सेहरा सजाएंगे? देखिए ज़मीर, जो आपकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह होती है। तो ये तो अगर कहा जाए कि किसी से कोई गलती नहीं हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान जो है खता का पुतला है, तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं पे गलतियां जो है वो सबसे हो जाती हैं। तो वो तो है। असल चीज जो है वो IMF के पास जो भी हुकूमत गई है वो अपनी मर्जी से नहीं जाती है। सही। हर हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत को दोष देते हुए IMF के पास जाती है। IMF जो भी चीज कहती है, और पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान को तो वो एक ही चीज कह रहे, तो उस पर कुछ नीम दिली से अमल करती है, और उसके बाद इलेक्शन ईयर आ जाता है, IMF से बाहर हो जाते हैं, उस पर दोबारा वही तमाम हरकतें करते हैं जो कि पिछली हुकूमतों ने की होती हैं, और आने वाली हुकूमत के पास वही फिस्कल डेफिसिट, वही करंट अकाउंट डेफिसिट, उसका चैलेंज का सामना होता है। दूसरी चीज जो है, जब हुकूमतों के कर्जों की आप बात करते हैं, तो आपको पता है कि 5 से लेके 20 साल की मुद्दत तक के होते हैं। मसलन जो हमने सीपैक के कर्जे लिए थे, तो सीपैक के कर्जे 2013 में जो लिए गए थे, अगर वो 20-20 साल में उनकी एवरेज जो है टेन्योर है मैच्योरिटी का, तो इसका मतलब है कि जो भी पार्टी 2033 में हुकूमत में आएगी, वो उन तमाम कर्जों का बोझ जो है वो उसके सर होगा उस वक्त, कि जी अब उसको रिटायर करना है। तो ये जो साइकिल है डेट का, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ बिल्कुल बहुत सी ऐसी लूप होल्स है यहाँ पे कि हम अपने रेवेन्यू को झोंकते चले जाते हैं, और सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने, पिछले हुकूमतों ने भी किया। मसलन प्राइवेटाइजेशन जो है, आप देख लें कि जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं वो उस वक्त शौकत हफीज साहब जो हफीज शेख साहब थे, शौकत अजीज साहब के जमाने में, उस वक्त से प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश जो है वो चैलेंज होती रही, अदालतों में कभी नीम दली से हुई। आज भी हुकूमत को उसी का सामना, और PTI ने एज एन अपोजिशन जब PMLN ने करना चाहा तो PTI ने उसकी मुखालफत की। आज जब PTI करना चाह रही है तो PMLN, पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर उसकी मुखालफत कर रही है। मेजर दो बड़ी एंटिटीज पाकिस्तान स्टील मिल्स और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से, और आपकी डिस्कोज हैं, आपकी NHA है, ये सारी की सारी लॉस में है। इसी तरीके से जो एनर्जी सर्कुलर डेट है, ये शौकत अजीज साहब के जमाने में शुरू हुआ। उस वक्त भी सियासी हालात की वजह से तेल की कीमतें दुगनी हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 9% टैरिफ जो थे वो बढ़ाए गए थे। 91% टैरिफ जो थे वो हुकूमत ने सब्सिडी में अपने पास अब्जॉर्ब किया, और वो बढ़ते बढ़ते आज आपका 2.6 ट्रिलियन रुपए को पहुंच चुका है। आपके 2 सालों का दफाई बजट उससे निकलता है। तो आज जब अगर PTI उसको एनर्जी सर्कुलर डेट को एड्रेस करने के लिए IMF कहता है कि जी आप टैरिफ बढ़ाएं, तो जाहिर है ये एक नॉन पॉपुलर मूव है। या तो PTI इसको अब्जॉर्ब करे और अगली हुकूमत के लिए छोड़ जाए, तब तक शायद ये 3 ट्रिलियन हो चुका होगा, या फिर ये है कि वो कोई कड़वी गोली ले। तो इस वक्त जिस सूरत हाल में PTI है, मेरा ख्याल है कि कोई भी सियासी हुकूमत अपने 3 साल पूरे कर लेने के बाद ये उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम है कि जितनी पेन में अवाम है उतनी ही पेन में हुकूमत है। क्योंकि हुकूमत KP का बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा देख चुकी है, तो अभी उसको बाकी सूबों में बल्दियाती इलेक्शन में जाना है, और 18 महीने के बाद जनरल इलेक्शन आ रहा होगा। तो मैं अगेन ये दोहराऊंगा कि ये कुछ चीजें हैं जिनको कि वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, वरना जो भी हुकूमत आए, अगले जनरल इलेक्शन के बाद PTI आए, कोई और हुकूमत आए, उसके पास भी यही तमाम इश्यूज होंगे। और अगर वो उसको वो उस पर फर्स्ट एड करके आगे निकलने की कोशिश करेगी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो पॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेंगे। टफ डिसीजन यकीन लेना तो पड़ता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लिए ये टफ डिसीजन कुछ थोड़ा सा आखिरी टाइम्स में लेना यकीनन उनके लिए बहुत अनपॉपुलर डिसीजन है, जिस तरह भी डॉक्टर आबिद क्यूम सलेरी साहब ने कहा। इस पर नाज़रीन मजीद भी बात करेंगे कि
कुछ सेक्टर्स ऐसे ख़ास तौर पर, जिस तरह अभी डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने कहा कि जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, और फिर साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट के जो अद्वियात का जो बनाने के लिए जो इंपोर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल, उसका भी सेल्स टैक्स बढ़ाना, हालांकि उसको कहा जा रहा है कि वो रिफंड भी हो जाता है जब वो एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, लेकिन अगर जो लोकल कंजम्पशन के लिए तो उसका तो इम्पैक्ट वहीं पर रुक जाएगा। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, शेख रशीद साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, जो वफाकी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पीटीआई का, उसके बाद वो तो उसमें फरमाते हैं कि जी मिनी बजट 350 अरब का नहीं बल्कि सिर्फ 72 अरब रुपए का है। फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि मिनी बजट से आवाम पर सिर्फ 2 अरब का बोझ पड़ेगा। फिर कहते हैं आम आदमी पर 17% GST नहीं लगेगा। तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहादी हमेशा हुकूमत के साथ ही होते हैं। मतलब बात भी कर गए और तंज भी कर गए कि वो कहाँ जाएंगे। तो फारूक सलीम साहब, ये क्या कहानी क्या है, मुझे ये नहीं समझ आती। आपने कहा कि एक तकरीबन 3.5 करोड़ आवाम ऐसी है कि जो शायद लग्जरी आइटम्स खरीदती थी, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने तो हमेशा ये देखा है कि जहां पे भी इम्पैक्ट आता है तो उसका लोकल काउंटर पार्ट जो चीज होती है या लोकल, उसकी भी कीमत उसी तरह बढ़ जाती है। और लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं तुसी फिर बाहर वाला लेके दसो जी, वो तो एतों भी इतना ज्यादा हो गया। दूसरी चीज एक क्विकली मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शीरखार बच्चों के लिए जो दूध, जो डब्बे, जो जिसको कहते हैं, जिसके बेसिकली न्यूट्रिशन जो है, जो भी चीजें हैं जो इंपोर्ट करके उन डब्बों में डाली जाती है, ताकि यहां पे अगर किसी अस्पताल में, छोटे से छोटे निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा मां के पास देने से पहले उसको फॉर्मूला दूध दे देते हैं और फिर वो डब्बा भी हाथ में थमा देते हैं कि जनाब अब आपको यही देना है, वरना बच्चे की तबीयत खराब होगी तो हमारा जिम्मा नहीं। तो वो 1200, 1400, अब तो 1800 रुपए का वो इतना सा पाव का डब्बा होता है। तो ये कर क्या रहे हैं हम? देखिए जमीर साहब, एक तो बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि मिनी बजट लाया क्यों जा रहा है। मतलब 6 महीने पहले जून में एक बजट आया था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको 6 महीने के अंदर एक मिनी बजट लाने की जरूरत पड़ गई। देखिए बजट सिंपल होता है, उसमें 2 चीजें हैं। हुकूमत के टैक्सेस का तखमीना होता है और उसमें हुकूमत के अखराजात का तखमीना होता है, और तीसरी चीज तो उसमें नहीं होती। अब अगर आपने वो तखमीने दिए हैं जून के महीने में, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दिसंबर में आपको इतना बड़ा एक नया मिनी बजट लाना पड़ गया। तो उसका जवाब ये बनता है कि आपके तखमीने जो हैं वो बहुत ही बुरे साबित हुए या बहुत ही बुरी सिमत में गए। या तो आपने आमदन का तखमीना जो हमें जून में बताया था वो बिल्कुल गलत था, या आपने जो हमें इखराजात का, हुकूमती इखराजात का तखमीना बताया था जून के महीने में, वो बिल्कुल गलत था। और अब उनको सही सिमत पे चलाने के लिए आपको एक 600 अरब रुपए का नया मिनी बजट जो है वो आवाम के सामने लाना पड़ रहा है। तो ये तो हुकूमत को मानना पड़ेगा कि उनके तखमीने गलत साबित हुए हैं, तो तब उनको ये नया तखमीना लाना पड़ रहा है। अब शेख रशीद साहब जो है, वो मैंने उनका बयान देखा, वो मजे हुए सियासतदान है, वो खालिसन सियासी स्टेटमेंट दे रहे थे। उसमें माशी हकीकत जो तकरीबन सिफर थी। वो कभी डॉलर्स की बात कर रहे थे, कभी वो रुपयों की बात कर रहे थे। ही वाज नॉट क्लियर कि वो 350 अरब रुपया है या डॉलर है, फिर वो लेकिन डॉक्टर फारूक सलीम साहब, उन्होंने ये जो 72 अरब रुपए का कहा, ये मैं कहीं देख रहा था कि जराए के हवाले से कि शौकत तरीन साहब ने भी जो पार्लिमानी पार्टी का या कोर कमेटी का जो इजलास था पीटीआई का, पार्लिमानी पार्टी का, उसमें उन्होंने भी यही बताया था कि एक्चुअल जो है वो 350 अरब का नहीं बल्कि 72 अरब रुपए का। देखिए 144 आइटम ऐसे हैं, 144, जिनके ऊपर कम शरह पे टैक्स लगाया जा रहा था, और अब ये हम कह रहे हैं कि उन सारे आइटम्स के ऊपर 17% टैक्स लगाया जाएगा। और उन आइटम्स में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कि उनमें अद्वियात शामिल हैं, उनमें किताबें शामिल हैं, उनमें दालें शामिल हैं, उनमें जैसे दूध का आपने जिक्र किया वो शामिल है, उसमें इंटरनेट का जो टाइम है उसकी कीमत शामिल है, उसमें सोलर पैनल शामिल हैं। तो ये तो सब आम आदमियों की चीजों के इस्तेमाल करने की चीजें हैं।
तो ये कह देना कि आम आदमी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा, तो फिर मुझे ये बता दिया जाए कि ये 600 अरब रुपया किससे इकट्ठा किया जाएगा? किससे इकट्ठा किया जाएगा? चलें, मैं डॉक्टर कयूम सुलैरी साहब की तरफ भी जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, फरूक सलीम साहब का जो ये आखिरी सवाल है जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, अगले रोज फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा कि जनाब आम आदमी पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मुझे थोड़ा सा जरा आप भी जरा बता दें, एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि फरूक सलीम साहब ने तो सवाल छोड़ दिया कि अगर आपने ये 350 ही है या 360 अरब रुपया ही के टैक्स लगाने हैं और 600 या 700 अरब जो है वो बोझ डालना है, तो वो किसकी जेब से निकलेगा? मेरी आपकी जेब से नहीं निकलेगा वो। जी जमीर, इसका जो अगर मैं थ्योरेटिकल इसका जवाब दूं ना, तो पूरी दुनिया में जो जीएसटी या वीएटी है वो आपकी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करके उस पर आप अपना रिफंड क्लेम कर रहे होते हैं। यानी मैं कोई चीज बना रहा हूं, मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बता दिया कि मैंने ये जमीर से इसका रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद मैं सेल कर रहा हूं, तो हम आप जो रिफंड है वो अपना अपना क्लेम करते जाते हैं। तो अगर तो ये आइडियल सर्कमस्टांसेस में देखें जिसमें कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट है, एफपीआर जो है वो फंक्शनल है, रिफंड करने में जो है एफिशिएंट है, तो फिर तो वाकईतन जो इसका एंड बोझ है, और बल्कि फिर उसमें यह होगा कि मैं अगर वो कंज्यूमर हूं तो मैं अपने इनकम टैक्स में उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूं जो जो चीजें जिन पे मैंने जीएसटी दिया। और आपने देखा कि बाहर की दुनिया में जो महज़ब मुआशरे यहाँ पे कि टैक्स देने का पूरा रिवाज है और इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है, वहां पे टैक्स पेयर के घर में इनलैंड रेवेन्यू की तरफ से चेक आ जाता है कि जनाब आपने ये टैक्स दिया था, चूंकि आपने ये सर्विसेज अवेल की जिसपे आप ऑलरेडी जीएसटी दे चुके हैं, तो आपका ये रिफंड बनता है। हम उस स्टेज से थोड़ा अभी काफी पीछे हैं। तो अगर उस थ्योरेटिकल मॉडल में देखें तो फिर तो वाकईतन ये 2-3 अरब से ज्यादा का शायद इम्पैक्ट इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसी तरीके से जो टैक्स पेयर है, अगर आप या मैं अपना रिफंड क्लेम कर भी लें तो शायद उस रिफंड का हमें एफपीआर कभी भी ये नहीं देगा कि वो हमें उसके पैसे जो है वो वापस कर रहा हो, वो अगली टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर लेगा। हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बोझ तो पड़ेगा, लेकिन थ्योरेटिकली इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये रिफॉर्म जीएसटी है। जी डॉक्टर फरूक सलीम साहब, थ्योरेटिकली बोझ नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिजिकली या जो हालात हैं उसमें वो तो बोझ पड़ेगा। अभी कोई शॉर्ट टर्म कोई ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास? जिस तरह स्टेट बैंक के हवाले से अगर थोड़ा सा बात कर लें कि उस पर तो बहुत सीख पा है ऑपोजिशन, खासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब के। जी आपने वॉइस राय बिठा दिया, IMF का स्टूज बिठा दिया उधर। जमीर साहब, मैं समझता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब की प्योरली सियासी स्टेटमेंट है, उसमें मैं माशी जान उसमें मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके काम दो ही होते हैं। उसने मॉनेटरी पॉलिसी बतानी होती है और वो जो उस मुल्क के बैंक है उनको रेगुलेट करता है। अब अगर ये दो ताकतें हैं, हमने दुनिया भर में देखा है कि जहां पे भी उनके सेंट्रल बैंक को आजादी और खुद मुख्तारी दी गई है, वहां पे महंगाई की शरह जो है वो बड़ी कंट्रोल्ड रहती है। जिन मुल्कों में उनके सेंट्रल बैंक आजाद और खुद मुख्तार नहीं होते, वहां पे महंगाई की शरह जो है वो तारीखी तौर पे बड़ी ऊपर होती है। अब ये बहस जमीर साहब पिछले 62 सालों से माशी सर्कल्स के अंदर चल रही है और इसका अब नतीजा निकल चुका है। इसका नतीजा ये निकला है कि सेंट्रल बैंक को आजाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना कि ये वॉइस रॉय की पावर्स मिल जाएंगी, ये 100% गलत बात है। सबसे गलत बात है। आपने जो गवर्नर बनाया है उसके पास सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी है, उसने आपकी शरह सूद को डिटरमिन करना है और उसने मनी सप्लाई डिटरमिन करनी है। अगर आप किसी को सिर्फ ये दो ताकतें दे रहे हैं तो वो वॉइस रॉय नहीं बन जाता। चलें, बिल्कुल। मैं इफ यू अलाउ मी, मैं लास्ट मेरे पास 1 मिनट है, मैं डॉक्टर सुलैरी साहब से एक कमेंट लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा, चाहे हुकूमत जितना भी डिनाई करती रहे, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है जिस तरह आपने खुद कहा। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इस वक्त हैं और खासतौर पर डॉलर पे जो प्रेशर है, उस पर क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? जमीर, इस पे 2022 में 3 चीजें हैं जो डिटरमिन करेंगी। ओमिक्रॉन का फैलाव, दूसरी चीज क्योंकि उससे हमारा एक्सपोर्ट्स और सारी जो दुनिया के साथ मामला है वो जुड़े हुए हैं।
दूसरा अफगानिस्तान की ऊंट किस करवट बैठता है उसके साथ हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन जो है वो जुड़े हुए हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपकी एग्रीकल्चर है कि अगले आने वाले 4-5 महीनों में क्या आपको दोबारा से अब गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी, क्या चीनी की इंपोर्ट की वैसे जरूरत पड़ वेरी जाती है? क्विकली डॉक्टर सुलैरी साहब, क्योंकि आपने ये बात कर दी, मैं करना चाहता था, यूरिया इस वक्त लोगों को नहीं मिल रही और किसान ये कह रहे हैं कि ब्लैक में भी नहीं मिल रही। मिन्नत सिफारिश करवा के 3 से 4 बोरियां मिली जहां पे 20 बोरियां चाहिए थी। तो गंदम की फसल अगर तबाह हो गई तो फिर तो 3-4 अरब डॉलर की फिर गंदम मंगवानी पड़ जानी है हमें अगले साल। देखिए यूरिया पे कल ही रात आपने सुना होगा ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स हैं जिसपे के यूरिया स्मगल हो रहा था उसको सील किया गया। यूरिया बहुत ज्यादा मिकदार में स्मगल हो रहा था और बलूचिस्तान में बॉर्डर के पास 1768 रुपए कंट्रोल रेट वाला यूरिया का बैग जो है वो 4,500 रुपए तक में खरीदा जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया जो ये बात जो है पहुंची विसल ब्लोअर्स के जरिए उन तक, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नुकसान तो हो चुका है। होपफुली अब मजीद अल्लाह करे इस पर जो मजीद नुकसान ना हो और कम से कम जो पाकिस्तान को फूड बास्केट कहा जाता था, अल्लाह करे वो दिन वापस आए और हमें मंगवाने के बजाय हम लोगों को दें, बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट करें। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।